हेलो स्टूडेंट, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हम फर्स्ट पार्ट में बैक्टीरिया को और फंगी को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बैक्टीरिया फंगी क्या होते हैं, क्या उनके स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे वो न्यूट्रिशंस लेते हैं, क्या उनके यूजफुल और हार्मफुल इफेक्ट हैं। अब आपके इसमें क्या क्या रह गया है, एल्गी रह गया है, प्रोटोजोआ और वायरस, उसे हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एल्गी से स्टार्ट करते हैं। एल्गी आर द सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच पॉसेस सेल वॉल एंड हैव क्लोरोफिल। तो जो एल्गी सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनके अंदर सेल वॉल और क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल की वजह से ही ये फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं और अपना खाना खुद बना सकते हैं लाइक ए प्लांट। बट डिफर फ्रॉम देम एज दे डू नॉट हैव रूट्स, स्टेम और लीव्स। बट ये प्लांट से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनके अंदर ना तो रूट्स पाई जाती है, ना स्टेम पाई जाता है, ना लीव्स पाई जाती है। दिस इज वाई दे आर कॉल्ड द ग्रास ऑफ वाटर। इसलिए इन्हें ग्रास ऑफ वाटर भी बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर स्टेम, रूट्स और लीव नहीं पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर, एल्गी कैन बी बोथ सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर। जो एल्गी होते हैं वो भी सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और मल्टीलर सेलुलर भी हो सकते हैं, लाइक फंगी की तरह, क्योंकि फंगी भी यूनिसेलुलर भी था और मल्टी सेलुलर भी था, जबकि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो खाली यूनिसेलुलर होते हैं। हैबिटेट, एल्गी जनरली ग्रो इन डिसीज, पॉन्ड्स, बार्क ऑफ ट्रीज एंड मॉइस्ट सोइल। डिसीज का मतलब हो गया जो भी तुम्हारे सीवेज होते हैं, गंदे नाले हो गए, पॉन्ड्स हो गया, बार्क ऑफ ट्रीज हो गया और मॉइस्ट सोइल, गीली सोइल हो गई, वहां पर एल्गी पाई जाती है। जैसा आपने घर पे भी देखा होगा, अगर किसी पार्ट पे रोज के रोज पानी गिरे जा रहा है तो वहां पर क्या हो जाता है, ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है, ग्रीन ब्लू, तो वहां पर भी क्या होने लग जाता है, काई लगने लग जाती है, जिसे हम एल्गी बोलते हैं। न्यूट्रिशन, तो जैसा भी हमने डिस्कस किया, एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो इसलिए वो अपना खाना खुद फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। दे आल्सो फॉलो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन को लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। सिम्बायोटिक क्या होते हैं, जो अपने साथ साथ किसी और के कॉन्टेक्ट में आके अपना खाना दोनों को प्रिपेयर करते हैं। जैसे यहां पर लिखा है विच दे लिव सिम्बायोटिकली विद द बॉडीज ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल लाइकेंस। जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था, लाइकेन का किसका कॉम्बिनेशन होता है, एल्गी प्लस फंगी का, तो ये दोनों मिलकर एक दूसरे के लिए खाना बनाते हैं। नेक्स्ट है इसके टाइप्स। तो कलर के बेसिस पे एल्गी 4 टाइप्स की होंगी, जैसा डायग्राम में भी शो रहा है, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, थर्ड वन ब्राउन एल्गी एंड फोर्थ रेड एल्गी। सभी के एग्जांपल मेंशन है। जो ग्रीन एल्गी के होते हैं उसके वॉलवॉक्स और स्पायरोगायरा, ब्लू ग्रीन एल्गी का एनाबीना और नॉस्टॉक, ये एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं तो इसे लर्न कर लेना। थर्ड हो गया तुम्हारा फ्यूकस और रेड एल्गी का हो गया पॉलीसिफोनिया, जैसा नीचे डायग्राम में शो रहे हैं। रिप्रोडक्शन, एल्गी रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। तो एल्गी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी। यूजफुल एल्गी, एल्गी हमारे लिए कैसे यूजफुल है, तो सभी जितने भी हमने पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, एल्गी हो गया, इन सबके यूजफुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका पीछे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्या होगा, यहाँ पर जो भी हमारी फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होगी वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे यहां पर लिखा है, मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड देयरफॉर यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर। इसलिए उसका यूज बायोफर्टिलाइजर की तरह किया जाता है। सेकंड है एज ए फूड सोर्स, एज द एल्गी कैन फोटोसिंथेसाइज, तो दे एक्ट एज प्रोड्यूसर इन द मैरीन फूड चेन। तो जो अभी ये फोटोसिंथेसाइज करती है और जिससे वो खाना डेवलप करती है। जो भी चाइना और जापान के पीपल्स हैं यूज सी वीड्स एज ए पार्ट ऑफ देयर डाइट, वो सी वीड्स की तरह इसे डाइट में अपने यूज करते हैं। अगर ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एल्गी, जो अगर है वो हमें रेड एल्गी से मिलता है, इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ जेलीज एंड आइसक्रीम। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है ये जेलीज, इनमें इसका अगर का यूज जेलीज में और आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। और अगर एक टाइप से क्या है जो हमें रेड एल्गी से मिलता है। हार्मफुल एल्गी, एल्गी हमारे लिए कैसे हार्मफुल है, तो एल्गी स्पेशली ज्यादातर जितने भी हमारे जो प्लांट्स होते हैं, एक्यूटिक प्लांट्स होते हैं, और जितने भी हमारे एक्यूटिक एनिमल्स होती है उनके लिए हार्मफुल होती है। एक बार अगर ये कहीं पर डेवलप हो गई तो ये अपनी क्या करेगी, पानी के ऊपर ग्रोथ बढ़ा लेगी। पानी के ऊपर ग्रोथ बढ़ाने से क्या होगा, जो भी नीचे वाले प्लांट को, एनिमल्स को ऑक्सीजन मिल रहा था, वो ऑक्सीजन मिलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इससे एक्यूटिक एनिमल की लाइफ डेंजर में आ जाएगी और वो डाइड हो जाएंगे। उसकी वजह से जितना भी पानी गंदा हो जाएगा तो वो फिर हमारे लिए भी हार्मफुल है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, मैनी टाइम्स फर्टिलाइजर फ्रॉम द फार्म्स ड्रेन इनटू द नियर बी वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स और रिवर। तो जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कहां पर चले जाते हैं, पॉन्ड्स और रिवर में चले जाते हैं। और ये फर्टिलाइजर एल्गी के लिए गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मतलब जितने भी एल्गी होते हैं उन्हें यहां से फर्टिलाइजर से क्या मिल जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी। थस ए लार्जर एरिया ऑफ वाटर सरफेस गेट कन्वर्टेड विद द एल्गी। और जो क्या होगा, जितना भी वाटर का ऊपर का सरफेस होगा वो एल्गी से
कवर्ड हो जाएगा। जैसे आपने भी देखा भी होगा, जितने भी रिवर्स होती हैं उन पे ज्यादा मोस्ट ऑफ साइडों में पौधे लगे रहते हैं, वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं? एल्गी के एग्जाम्पल हैं। विच मेक वाटर अनफिट फॉर कंजप्शन, और जो हमारे लिए पानी को अनफिट बना देंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जितने भी एनिमल्स हैं वो डेड हो जाएंगे। जैसे यहां पर लिखा है, मोरेवर द डेंस लेयर ऑफ एल्गी ब्लॉक्स द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड सनलाइट टू एंटर द डेप्थ ऑफ द सी। क्या करेगी? जितने भी ऑक्सीजन जा रहा है पानी के नीचे और जितना भी सनलाइट जा रहा है उसे क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से जितने भी मरीन फ्लोरा एंड फौना होंगे, मींस जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होंगे वो सब के सब मर जाएंगे। यहीं से आपका एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूटोरिफिकेशन, ज्यादातर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। व्हाट इज द यूटोरिफिकेशन? बिसाइड्स व्हेन द एल्गी डाई, जब एल्गी मर जाती हैं, मैनी बैक्टीरिया थ्राइव अपॉन द दीज डेड एल्गीज एंड फ्लोरिश रैपिडली। तो वो क्या करते हैं? जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो इस एल्गी के, डेड एल्गी पर क्या करते हैं? फलते फूलते हैं, मतलब पनपते हैं और जल्दी गिर जाते हैं। दिस लीड्स टू द कंजप्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन बाय बैक्टीरिया, जिसके द्वारा बैक्टीरिया बहुत सारी ऑक्सीजन को क्या करेगा? कंजप्शन करेगा। थस इवेंचुअली लीडिंग अगेन टू द डेथ ऑफ द मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन सर्च ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से जितने भी जो मरीन प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होगा, वो उन्हें मिलेगा नहीं और वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, जिस प्रोसेस को यूटोरिफिकेशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है, यहाँ से सारी ऑक्सीजन का कंजप्शन होता जा रहा है, तो जितने भी हमारे प्लांट्स होंगे और एनिमल्स होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और उनकी डेथ हो जाएगी। तो आई होप आपको एल्गी पूरा क्लियर हो गया होगा। एल्गी क्या होता है, क्या उसके स्ट्रक्चर है, क्या उसका न्यूट्रिशन है, कैसे यूजफुल है और कैसे हमारे लिए हार्मफुल है। और एल्गी का यूजफुल और हार्मफुल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हिच पॉसेस एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज दे लैक सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उनके अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक होती है, मींस हमारी जैसी कैरेक्टरिस्टिक होती है। उनके अंदर ना तो सेल वॉल पाया जाता है और ना क्लोरोफिल। लैक का मतलब होता है कमी, तो उनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होता है। हैबिटेट ऑफ प्रोटोजोआ इज वेरीज, मतलब बहुत टाइप की होती है। दे कैन लिव इन फ्रेश वाटर, इन मैरीन वाटर, इन सॉइल, ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑन एनिमल एंड प्लांट्स, इन पोलर रीजन्स, ऑन माउंटेन्स एटसेट्रा। तो ये बहुत जगह रह सकते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मरीन वाटर में भी रह सकते हैं, मिट्टी में भी रह सकते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में भी रह सकते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स पर भी रह सकते हैं और पोलर रीजन पे भी रह सकते हैं। साइज, जो प्रोटोजोआ का साइज होता है वो 2 to 200 माइक्रोन्स के अंदर होता है। माइक्रोन्स का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। जो न्यूट्रिशंस होता है, तो जैसा भी क्लियर किया है कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, दूसरों पर डिपेंड रहेंगे। तो दे डिपेंड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन देयर फूड फॉर विच दे फॉलो सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये दूसरे पर डिपेंड रखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, इसलिए किसके अंदर कैटेगरी में आएंगे? सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसा हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। सम कॉमन प्रोटोजोआ इंक्लूडेड अंदर अमीबा, जैसा डायग्राम में सो रहा है। अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो पॉन्ड्स में, सॉइल में और सी वाटर में रहता है। अमीबा हैज अनइवन शेप विच चेंज एज इट इज मूव्स। तो अमीबा के अंदर कोई भी शेप नहीं होता है, मतलब अपना शेप टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। इट कंटेन्स फॉल्स फीट कॉल्ड सूडोफोबिया। यहाँ पर पी साइलेंट है, तो इसके एक फॉल्स फीट बोले जाते हैं, मतलब जो पैर दिखाई नहीं देते हैं, सूडोफोबिया, जिसकी वजह से मोशन करता है। क्या होगा? जैसे यहाँ पर फूड दिखाई दे रहा है, तो जैसे फूड दिखाई देगा तो ये अपने आप को पोजीशन को चेंज करेगा और उस फूड को चारों साइड से घेर के उसे खा लेगा। तो इस हिसाब से इसकी कोई भी पोजीशन नहीं होती, क्योंकि अपनी पोजीशन ये अपने फूड के अनुसार चेंज करता रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम की जो स्ट्रक्चर होता है वो स्लीपर टाइप होता है, जैसा दिखाई दे रहा है, चप्पल टाइप। इट बॉडी शेप से लाइक ए स्लीपर कवर्ड विद हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीलिया। तो जो इसके हेयर दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या होते हैं? सीलिया होते हैं। जैसे वहां पर अमीबा सूडोफोबिया से मोशन करता है, ऐसे जो यहाँ पर पैरामीशियम है ये किससे मोशन करता है? सीलिया से। और सीलिया आल्सो हेल्प पैरामीशियम टू ऑब्टेन इट्स फूड, और सीलिया उसे फूड को ऑब्टेन कराने में भी हेल्प करते हैं। और दो एग्जांपल हो रहे हैं, इग्लिना और ट्रिप्नासोमा। इग्लिना क्या होता है? स्पिंडल शेप्ड प्रोटोजोआ होता है जिसकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। और जो हमारा जो ट्रिप्नासोमा होगा, इट इज ए पैरासाइटिक प्रोटोजोआ जो दूसरे पर निर्भर रहता है, विच रिसाइड्स इनसाइड द बॉडीज ऑफ ह्यूमन एंड कैटल। और जो ह्यूमन बॉडी और कैटल बॉडीज के अंदर पाया जाता है। इनका रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ ऑकर बाय बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड्स। एग्जांपल, अमीबा रिप्रोड्यूस होता है एसेक्सुअली, जबकि जो पैरामीशियम है वो रिप्रोड्यूस होता है बोथ सेक्सुअली एज वेल एसेक्सुअली। यूजफुल प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ हमारे लिए कैसे यूजफुल है? तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके यूजफुल और हार्मफुल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
प्रोटोजोआ हमारे लिए कैसे यूजफुल होता है? तो प्रोटोजोआ फॉर्म्स एन इमीडिएट लिंक इन द एक्वेटिक फूड चेन्स। दे फीड ऑन एल्गी एंड सर्व एज फूड फॉर हायर एनिमल्स इन लिविंग इन वाटर। तो ये एक्वेटिक फूड चेन्स को मेंटेन करके रखते हैं, ये एल्गी को खाएंगे और सर्व करेंगे फूड फॉर हायर एनिमल्स इन लिविंग इन वाटर। जो वाटर में बड़े एनिमल्स रहते हैं, हायर एनिमल्स रहते हैं, उनके फूड की तरह सर्व होते हैं। सेकंड है प्रोटोजोआ आल्सो फीड ऑन बैक्टीरिया एंड फंगी। जो प्रोटोजोआ है वो बैक्टीरिया और फंगी को खाते हैं, जिसकी वजह से जितने भी हमारे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उन्हें ये डिकम्पोज कर देता है। हार्मफुल प्रोटोजोआ, तो सम टाइप ऑफ पैरासाइटिक प्रोटोजोआ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ए नंबर ऑफ डिसीज इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स। तो जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं और अदर एनिमल्स हैं उनमें प्रोटोजोआ की वजह से, पैरासाइटिक प्रोटोजोआ की वजह से बहुत सारी नंबर ऑफ डिसीज होती हैं। जैसे मलेरिया हो गया, वो भी क्या है? मच्छर की वजह से होता है, वो भी एक टाइप से प्रोटोजोआ है। फर्स्ट डिसीज है एमोबाइसिस कॉज बाय एंटामोबिया। ये भी क्या है? प्रोटोजोआ की वजह से होती है। सेकंड है गियार्डियासिस कॉज बाय गियार्डिया आर द प्रोटोजोआ डिसीज इन ह्यूमंस। तो ये भी डिसीज ह्यूमंस में होती है। मेन याद रखनी है, प्लाज्मोडियम ए प्रोटोजोआ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया इन ह्यूमंस। ये आपका शॉर्ट में भी एक नंबर में पूछा जा सकता है। और ऐसे ही सेकंड डिसीज स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय ट्रिपनोसोमा ए पैरासाइटिक प्रोटोजोआ व्हिच एंटर्स एंड लिव इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमंस। तो जो ऐसे ही जो हमारी स्लीपिंग सिकनेस है, ये ट्रिपनोसोमा पैरासाइटिक प्रोटोजोआ की वजह से होती है, जो हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है। तो मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस दोनों डिसीज को याद रखना है। तो नेक्स्ट है हमारा वायरस। तो वायरस आर द एंट्रीज विच लाई बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स। तो जो भी वायरस होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग बींग के बीच में लाई करते हैं। दे डू नॉट पोसेस ए सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनका सेलुलर स्ट्रक्चर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह नहीं होता है। साइज एंड स्ट्रक्चर, तो वायरस अकर इन साइज रेंजिंग फ्रॉम 0.015 टू 0.2 माइक्रोन्स। तो जो वायरस का साइज होता है सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा होता है, जैसे यहां पर डिनोट है 0.015 टू 0.2 माइक्रोन्स। और दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसलिए इन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है, इन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। हैबिटेट, वायरस लिव इनसाइड द सेल ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। तो जितने भी वायरस होते हैं वो सेल, प्लांट की सेल में, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स की सेल में पाए जाते हैं। तो जैसे अभी करंट में जो प्रॉब्लम चल रही है कोरोना, ये भी क्या है? वायरस की वजह से हो रहा है। न्यूट्रिशंस, वायरस फॉलो ए पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। तो ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं, पैरासाइटिक में मींस दूसरों पर निर्भर करते हैं। इन विच इट थ्राइव्स, थ्राइव्स मतलब पनपते हैं या फलते फूलते हैं। इन द बॉडी ऑफ होस्ट, तो जहां पर रहते हैं वहीं से न्यूट्रिशंस लेते हैं। इन द प्रोसेस हार्म्स द लेदर, और वहीं पर ये हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। तो जैसा नीचे एग्जांपल दिखा रखा बैक्टीरिया का, ये बैक्टीरियोफेज एक वायरस का एग्जांपल है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। तो वायरस रिप्रोड्यूस ओनली व्हेन इट एंटर द लिविंग सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो वायरस जब भी रिप्रोड्यूस होंगे जब वो किसी भी लिविंग सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे। इट यूज द एनर्जी ऑफ द होस्ट सेल फॉर द रिप्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ ए लार्जर नंबर ऑफ वायरस। तो जहां पर ये होस्ट सेल में गए हैं, जहां पर अंदर एंटर करें शरीर में, तो वहीं से क्या करेंगे? एनर्जी लेंगे और वहीं से अपना रिप्रोडक्शन करेंगे लार्जर नंबर ऑफ वायरस बनने में। इन दिस प्रोसेस द होस्ट सेल ऑफ्टन डाइज और ब्रस्ट आउट एंड रिलीज न्यू वायरस विच एंटर द अदर सेल। तो क्या करेंगे? जिस भी सेल में जाएंगे, जिसे होस्ट बोला जाता है, वहां पर उस सेल को डाई करेंगे, मतलब मार देंगे और ब्रस्ट करेंगे, फटेगी, जिसकी वजह से जिससे बहुत सारे न्यू वायरस बन जाएंगे। तो इसी से देखने में लग रहा है कितना हार्मफुल इफेक्ट है वायरस का। तो जितने भी हमने अब तक बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ पढ़े हैं, पांचों के पांचों पढ़े, तो जिसमें सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट, सबसे ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल कौन है? वायरस है। और इसलिए कोरोना डिसीज इतनी हार्मफुल है। All viruses are parasite and responsible for various disease example। और वायरस की वजह से हमें बहुत सारी डिसीज होती है। तो फर्स्ट इन कॉमन कॉल्ड एंड इन्फ्लुएंजा वायरस कॉज स्टफनेस एंड स्नीजिंग आफ्टर दे अटैक द सेल्स ऑफ नोज एंड थ्रोट। तो उसकी वजह से हमें बार बार, अगर जब ये नोज पे और गले पे अटैक करते हैं तो उसकी वजह से हमें खांसी और छींक आती रहती है, जिससे हमारा गला भी स्वेल कर जाता है। सेकंड, रेबीज इज कॉज बाय व्हेन रेबीज वायरस अटैक द नर्व सेल इन द ब्रेन। तो रेबीज प्रॉब्लम कब होती है? जब जो रेबीज वायरस होता है वो नर्व सेल पर, ब्रेन में जो नर्व सेल होती है उस पर अटैक करता है। थर्ड, एड्स, जिसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, इज आल्सो कॉज्ड बाय ए वायरस। तो ये प्रॉब्लम भी वायरस की वजह से होती है। यहां से आपको एड्स की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। फोर्थ है बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस व्हिच इन्वेड द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया में क्या करता है? अंदर एंटर कर जाता है। फिफ्थ है फूट एंड माउथ डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस। जो फूट और माउथ डिसीज होती है ये भी वायरस की वजह से होती है। तो जितनी भी वायरस की डिसीज है इनकी नेम याद रखने हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जो एड्स है वो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस? तो किसकी वजह से हो रहा है? वायरस की वजह से हो रहा है।
नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है कैसे हम अपने फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए, जैसे ड्राइंग हो गया। अगर हम किसी चीज को ड्राई कर लेंगे तो उससे वो स्पॉइल नहीं होगी। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, सन ड्राइंग इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड एज इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द फूड। की हेल्प से जो भी फूड में मॉइस्चर होगा वो से क्या कर देता है, ले लेगा, उसे ड्राई कर देगा, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ कब करेंगे, जब कंटेंट क्या होगा हमारा, मॉइस्ट होगा। तो जितने भी सीरियल्स होते हैं जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया और पल्सेस होगा, अगर ये क्लीन होंगे, ड्राई होंगे तो ये कभी भी खराब नहीं होंगे, मतलब इन्हें अगर रखा जाएगा सेफली। और अगर ये गीले रह गए तो क्या होता है, इनमें फंगस लग जाती है और इसलिए खराब हो जाते हैं। सेकंड है फ्रीजिंग। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं और फंगी होते हैं इन्हें वार्म एटमॉस्फेयर चाहिए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। अगर हम कोई भी चीज फ्रिज में रखेंगे तो वहां पर उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से जितने भी फंगस हैं और बैक्टीरिया ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। थर्ड है बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव। तो कुछ भी फ्रूट्स पे और वेजिटेबल्स पे अगर हम प्रिजर्वेटिव लगाएंगे तो उस पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ये नहीं आएंगे। जैसे एग्जांपल देखें, प्रिजर्वेटिव कौन कौन से, जैसे सॉल्ट को लगा लिया, शुगर को लगा लिया, विनेगर लगा लिया, ठीक है। अगर इन चीजों को लगाएंगे तो जितने भी हमारे वेजिटेबल्स होंगे और फ्रूट्स होंगे वो खराब नहीं होंगे। जितने भी जो हमारे पिकल्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, साल्ट को ऐड कर दें या अगर ऑयल को ऐड करते हैं तो वो जल्दी से खराब नहीं होते। फोर्थ है हीटिंग। अगर हीटिंग द फूड आइटम्स किल ऑल द माइक्रोब्स एंड थस प्रिवेंट स्पॉइलेज, दिस इज रीजन व्हाई वी बॉयल मिल्क। तो जितना भी जो हीटिंग करते हैं, हीटिंग करने से क्या होगा, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे कोई भी चीज स्पॉइल होने से बचेगी। इसलिए हम दूध को क्या करते हैं, गर्म करके रखते हैं। और फिफ्थ है पेस्चराइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड टू प्रिजर्व मिल्क। तो इस मेथड का यूज मिल्क को प्रिजर्व करने में किया जाता है। इस प्रोसेस में मिल्क को हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे और उसके बाद सीधा उसे जल्दी रैपिडली कूल करके उसे किसी भी चीज में, जैसे पॉली बैग हो गया या बोतल में, स्टोर कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक ये मशीन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर पहले दूध को क्या करा जाएगा, एकदम बॉइल्ड किया जाएगा, हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाएगा, देन उसे कोल्ड करके बोतल में फिल कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया है। आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट में मेंशन कर देना, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।